Good morning and Jai Hind, my dear kids. Children, in the last class, we have just finished the role of microbes in human welfare, and today we have to discuss the very important chapter of this particular unit, the genetics and evolution. उसी यूनिट का एक और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर अभी रह गया है बच्चों, दैट इज इवोल्यूशन. सो टुडे वी शैल डिस्कस अबाउट इवोल्यूशन. आपने पहले भी 10th क्लास में भी पढ़ा हुआ है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, और आपने देखा था स्टेप वाइज ग्रेजुअल मॉडिफिकेशन. ध्यान दीजिएगा, स्टेप वाइज ग्रेजुअल मॉडिफिकेशन इज नोन एज इवोल्यूशन. और अगर ये ऑर्गेनिज्म में हो रहा है तो इसी को कहेंगे ऑर्गेनिक इवोल्यूशन. तो यह इवोल्यूशन या ऑर्गेनिक इवोल्यूशन पढ़ने जा रहे हैं बच्चों हम लोग. जैव विकास यानी जीवों का विकास किस तरीके से हुआ. अगर हम जो है 11th क्लास में हम लोगों ने एनिमल्स पढ़ा, तो एनिमल्स में भी हम लोगों ने देखा ना इनवर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स, और इनवर्टिब्रेट्स में भी बच्चों हम लोगों ने अलग अलग क्लास फाइलम्स देखा. पोरीफेरा, सिलेंटेटा, फिर प्लेटिहेल्मिन्थेस, फिर एस्केल्मिन्थेस, फिर एनिलिडा, फिर आर्थ्रोपोडा, फिर मोलस्का, फिर इकाइनोडर्मेटा. तो हर एक फाइलम में बच्चों हमें इवोल्यूशन नजर आ रहा है. दैट इज स्टेप वाइज ग्रेजुअल मॉडिफिकेशन, क्रमानुसार होने वाला धीरे धीरे विकास, जिसमें हजारों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं. दैट इज एवोल्यूशन. और इस तरीके से नए नए ऑर्गेनिज्म, वेरिएबल ऑर्गेनिज्म आते चले जाते हैं. और आप यह भी बोल सकते हैं कि एवोल्यूशन इज द बेसिस ऑफ म्यूटेशन, और यू कैन से म्यूटेशन इज द बेसिस ऑफ एवोल्यूशन. मेरी बात आपको समझ में आ रही है बच्चों? यानी म्यूटेशन जो होता है, सडन एंड स्पॉन्टेनियस चेंज इन द जीनोम, वही एवोल्यूशन का कारण बन जाता है. और म्यूटेशन होते होते, चेंजिंग होते होते धीरे धीरे, आप स्पेसिएशन भी पढ़ चुके हैं 10th क्लास में. आप जानते हैं कि यह ग्रेजुअल स्टेप वाइज मॉडिफिकेशन लीड्स द न्यू ऑफस्प्रिंग्स, और नए ऑफस्प्रिंग्स या नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो जाता है. तो दैट इज द स्पेसिएशन. उसी को स्पेसिएशन कहा जाता है कि चेंजेज होते होते, स्टेप वाइज ग्रेजुअल मॉडिफिकेशन होते होते अगर नई स्पीशीज अराइज हो जाए बच्चों, तो दैट इज नोन एज स्पेसिएशन. यू नो वेरी वेल, उसी को स्पेसिएशन कहते हैं. और यही कारण है कि हायर ऑर्गेनिज्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है. जब आप रिप्रोडक्शन पढ़ रहे थे तब आपने देखा कि रिप्रोडक्शन में टू मच कॉम्प्लिकेशन, उसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशन है. उसके बावजूद भी हायर ऑर्गेनिज्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है. तो आप उसका जवाब बताते थे कि फॉर वेरिएशन ओनली, टू क्रिएट वेरिएशन ओनली. तो वह वेरिएशन जो है उसका उसका आधार म्यूटेशन है, और म्यूटेशन ही एवोल्यूशन का भी आधार है. दैट इज स्टेप वाइज ग्रेजुअल मॉडिफिकेशन. सो लेट अस चिल्ड्रन, फर्स्ट ऑफ ऑल we shall discuss the definition of evolution. It is taken from the Latin word that is evolutio, and evolutio means unfolding. Unfold होना यानी खुलना. That is evolution, and sequence of events depicting the gradual progression of changes in the genetic composition of a biological population over successive generation. Successive generation में बच्चों धीरे धीरे होने वाला जो ये चेंजेज है, इसको इवोल्यूशन कहते हैं. और इसके लिए बहुत ही अधिक थ्योरीज दिए गए. ओरिजिन ऑफ लाइफ के लिए बहुत से थ्योरीज दिए गए, हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं. सामने आपको यहाँ मिलर का एक्सपेरिमेंट दिखाई दे रहा है, मिलर और यूरे का. लेकिन इससे पहले हम लोग कुछ बातें करेंगे ओरिजिन ऑफ लाइफ से जुड़ी हुई. जैसे कि सबसे पहले हम लोग डिवाइन थ्योरी को मानते थे. जब तक कोई भी मत नहीं था जो है, हम लोग तब तक डिवाइन थ्योरी को मानते थे कि there is something like supernatural power like God who creates the different kind of organism. That is divine theory. कि भगवान या गॉड या कोई सुपर नेचुरल पावर ने डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म बना दिए हैं. दैट इज डिवाइन थ्योरी ओनली चिल्ड्रन. उसके बाद आया बच्चों पेनिस्पर्मिया थ्योरी. पेनिस्पर्मिया से भी आप परिचित हैं. ये एस्ट्रोनॉट अभी तक मानते हैं कि कुछ इस तरीके के स्पोर्ट्स होते हैं जो कि डिफरेंट प्लैनेट्स पर स्कैटर्ड हो गए, इंक्लूडिंग अर्थ आल्सो. इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ते चले गए. फिर एक साइंटिस्ट थे बच्चों, फ्रांसिस्को रेड्डी. फ्रांसिस्को रेड्डी ने क्या किया, मांस के टुकड़े को फ्लास्क में रख दिया, ओपन फ्लास्क में रख दिया, जार या ओपन फ्लास्क में मांस के टुकड़े को रख दिया, और कुछ खमीर रख दिया, ईस्ट रख दिया, थोड़ा गीला कर दिया, पानी आने डाल दिया. और उसके बाद 3 से 4 दिन के बाद
जब उन्होंने ऑब्जर्व किया उसमें बैक्टीरिया ग्रो करने लगे, इंसेक्ट ग्रो करने लगे, तब उन्होंने कहा कि यही सेल्फ स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी, और स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी में उन्होंने बताया कि मांस के टुकड़े या ईस्ट या अन्य चीजों से ही डिफरेंट ऑर्गेनिज्म बनते चले गए। कुछ दिनों तक हम लोग उनकी बातों को मानते रहे बच्चों। इसके बाद फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी लुईस पास्चर से आप परिचित हैं। लुईस पास्चर ने क्या किया कि फ्लास्क को क्लोज कर दिया, सील्ड फ्लास्क में उन्होंने यही चीजों को रखा, मांस के टुकड़े और ईस्ट वगैरह को रखा, और इस बार बच्चों कोई भी इंसेक्ट या माइक्रोब्स ग्रो नहीं किए। इस तरीके से फ्रांसिस्को रेड्डी की बात भी फेल हो गई, और इस तरीके से तमाम मत चलते रहे। इसके बाद आया थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस और थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। बेसिकली ये जो थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस देख रहे हैं आप, मिलर और यूरे का प्रयोग, इन्होंने बेसिकली ओपेरिन और हाल्डेन, रशियन साइंटिस्ट ओपेरिन एंड इंग्लिश साइंटिस्ट हाल्डेन, इन लोगों के थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस को एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया। बेसिकली थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस का क्रेडिट ओपेरिन और हाल्डेन को ही जाता है बच्चों, क्योंकि रशियन साइंटिस्ट ओपेरिन और इंग्लिश साइंटिस्ट हाल्डेन ने ही सबसे पहले बताया कि origin of life is due to the pre-existing non-living organic compounds which are so called as biomolecules like amino acid, like protein, like carbohydrate and nucleic acid। तो जो अमीनो एसिड या प्रोटीन या न्यूक्लिक एसिड या कार्बोहाइड्रेट, जो ये बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं बच्चों, 11th क्लास में एक चैप्टर भी हम लोगों ने पढ़ा था बायोमॉलिक्यूल्स। तो जो बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं, ये तमाम बायोमॉलिक्यूल्स ही मिलकर लाइफ को बनाते हैं। दैट्स व्हाई दिस थ्योरी इज सेड टू बी एज थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस एंड इट वाज प्रपोज्ड बाय ओपेरिन एंड हाल्डेन। ध्यान दीजिएगा, ओपेरिन और हाल्डेन ने सबसे पहले थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस दिया और बताया कि जो ऑर्गेनिज्म का ओरिजिन होता है वह प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के थ्रू होता है, जिनको इसीलिए बायोमॉलिक्यूल्स कहा गया, क्योंकि उनसे जीवन अराइज होता है। एंड बायो मींस लाइफ, और यह बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड एंड फैट्स आल्सो। दीज आर द बायोमॉलिक्यूल्स व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर द ओरिजिन ऑफ लाइफ। सो चिल्ड्रन, लेट अस सी द एक्सपेरिमेंट ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट मिलर एंड यूरे। ध्यान दीजिएगा, मिलर और यूरे ने क्या किया बच्चों, यहाँ पर आप एक्सपेरिमेंट देख रहे हैं। इन्होंने वाटर को लिया, ये बॉइलिंग चैम्बर लगाया जहाँ पे वाटर यहाँ पर गर्म करने की व्यवस्था की, लगातार यहाँ वाटर बॉयल हो रहा है, और यहाँ पर इन्होंने इस ट्यूब के अंदर कंडेंसर लगाया हुआ है, जिससे कि वाटर कंडेंस्ड होकर रेन के फॉर्म में यहाँ पर इसी गोल फ्लास्क के अंदर आर्टिफिशियल रेनिंग कराया इन्होंने। यहाँ पर देख रहे हैं बच्चों, इस फ्लास्क के अंदर, राउंड फ्लास्क के अंदर मिलर ने मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन और वाटर को लिया, वाटर वेपर को। बेसिकली दीज आर द कंपोजिशन ऑफ द अर्लियर एटमॉस्फेयर व्हेन लाइफ वाज ओरिजिनेटेड। जब लाइफ ओरिजिनेट हुआ बच्चों, तो उस समय यही एटमॉस्फेयर में गैसेस थी। जैसे इस समय आप जानते हैं 78% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन और बाकी रेस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस हैं। उसी तरीके से अर्लियर एटमॉस्फेयर जब लाइफ ओरिजिनेट हुआ बच्चों, तो उस समय मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन और वाटर वेपर थे। तो ये मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन को 2:2:1 के रेशियो में लिया। ध्यान दीजिएगा, यह रेशियो भी कई बार कंपटीशन में पूछ चुका है। तो मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन को 2:2:1 के रेशियो में लिया, जिस रेशियो के अनुसार अर्लियर एटमॉस्फेयर में ये गैसेस मौजूद थे। और इसके बाद नीचे यहाँ पर आयरन प्लेट लगाकर 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेंटेन कर दिया। ध्यान दीजिएगा, 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, as you know that the earth is the part of sun, and in earlier time its temperature was too much hot, it was too much hot, so they took the temperature 800 degree celsius of the round flask, and inside the round flask they created the electric spark। ध्यान दीजिएगा, इन्होंने यहाँ पर इलेक्ट्रिक स्पार्किंग भी करवाई। इलेक्ट्रिक स्पार्किंग करवाने के लिए इन्होंने दो इलेक्ट्रोड का सहारा लिया, 2 इलेक्ट्रोड यहाँ पर लगाया, जिससे ये स्पार्कलिंग हुई। दैट इज इक्विवेलेंट टू लाइटनिंग, क्योंकि अर्लियर एटमॉस्फेयर में लगातार बारिश होती थी, लगातार लाइटनिंग होती थी, बिजली चमकता था। तो उसी चीजों को सिमुलेशन प्रैक्टिकल है ये बच्चों, एक तरीके से नाट्य रूपांतरण उन्होंने किया मिलर और यूरे ने लेबोरेटरी के अंदर।
और इस तरीके से देख रहे हैं यहाँ पर एक बॉयल चैम्बर लगा कि वाटर को इवेपोरेट किया जा रहा है, कंडेंसर से कूल करके रेन कराया जा रहा है फ्लास्क के अंदर, इलेक्ट्रोड लगाया गया है जिससे स्पार्कलिंग करके लाइटनिंग क्रिएट किया जा रहा है। और अर्लियर एटमॉस्फेयर वाले गैसेस मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन 2:2:1 के रेशियो में रखे गए हैं और वाटर भी लिया गया है। और यह प्रक्रिया करने के बाद लगभग एक हफ्ते तक कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ, कोई भी चेंजेस नहीं हुए। तब जाके मिलर काफी डिसअपॉइंट हो गए बच्चों। अब मिलर जब काफी डिसअपॉइंट हो गए तब उन्होंने अपने प्यूपिल, अपने स्टूडेंट यूरे को बोला कि तुम इसको ऑब्जर्व करते रहो, और यूरे ऑब्जर्व करते रहे। और लगभग एक हफ्ते के बाद बच्चों ध्यान दीजिएगा, एक हफ्ते के बाद, कुछ दिनों के बाद ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स अपीयर आफ्टर अ few days after organic molecules were appeared which are biomolecules, अमीनो एसिड। और आप जानते हैं अमीनो एसिड से मिलकर प्रोटीन बनता है, तो प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड, ये तमाम जो बायोमॉलिक्यूल्स हैं जिनसे मिलकर जीवन बनता है, लाइफ बनती है, वो तमाम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स यहाँ पर अपीयर होने लगे कुछ दिनों के बाद, लगभग एक हफ्ते के बाद। और जिससे मिलर और यूरे की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, और फिर इन्होंने ओपेरिन और हाल्डेन के थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस को एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर दिया। इस तरीके से अर्लियर एटमॉस्फेयर में लाइफ ओरिजिनेट हुई। तो बच्चों ये थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस इसीलिए कहलाया क्योंकि जो बायोमॉलिक्यूल्स थे, अमीनो एसिड, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट और न्यूक्लिक एसिड, इन्हीं बायोमॉलिक्यूल्स से मिलकर जीवन बना, लाइफ बना। That's why this theory was said to be as theory of biogenesis proposed by Oparin and Halden and experimentally proved by Miller and Urey. You are seeing here Miller and Urey. तो इस तरीके से बच्चों अगर हम ओरिजिन ऑफ लाइफ की बात करें तो क्रमानुसार अलग अलग थ्योरीज हमारे सामने आती चली गई, लाइक डिवाइन थ्योरी, देन पेनिस्पर्मिया थ्योरी, स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी, and then biogenesis theory, and finally we have seen here the experimental proof of the theory of biogenesis, and this experimental proof was given by American scientist Miller and Urey. So my dear kids, let us discuss about evidences of evolution. सबसे पहले हम लोग evolution के evidences को देखेंगे, प्रमाण को। evidences माने प्रमाण, क्या क्या प्रमाण, क्या क्या सबूत है कि evolution हुआ, उसको हम लोग देखने जा रहे हैं बच्चों। और यहाँ देखिएगा एक, प्लीज हैव अ लुक दैट इवोल्यूशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ ग्रेजुअल मॉडिफिकेशन और चेंजेस इन ऑर्गेनिज्म। ध्यान दीजिएगा, मैं शुरुआत से ही आपको बताता चला जा रहा हूँ कि ग्रेजुअल, स्टेप वाइज, कंटिन्यूअस मॉडिफिकेशन इज वेरी वेल नोन एज इवोल्यूशन, एंड द मॉडिफिकेशन और चेंजेस टेक्स प्लेस इन ऑर्गेनिज्म, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। चूंकि यह ऑर्गेनिज्म में हो रहा है इसीलिए इसको सिंपली इवोल्यूशन न कह के बच्चों हम लोग ऑर्गेनिक इवोल्यूशन भी कहते हैं। नाउ सी हियर द पैटर्न्स ऑफ इवोल्यूशन कैन बी डिटेक्टेड बाय वीविंग स्पीशीज इन रिलेशन टू वन अनदर। ध्यान दीजिएगा, जो इवोल्यूशन के पैटर्न है उनको डिटेक्ट किया जा सकता है एक पर्टिकुलर रिलेटिव स्पीशीज को देखते हुए। हम लोग इनवर्टिब्रेट्स की बात करें अगर बच्चों यहाँ पर, तो आप जानते हैं कि प्रोटोजोअन्स के बाद पोरीफर्स, मल्टी सेलुलर तो हुए लेकिन सेल्स आपस में कन्फाइंड होकर टिश्यू नहीं बना रहा है, पैराजोअन्स हैं। पोरीफेरा के बाद हम लोगों ने सिलेंटेटा देखा, जो पहले मेटाजोअन्स थे, पहली बार टिश्यू बना। इसके बाद हम लोगों ने बेटा प्लेटीहेल्मिंथेस देखा, फ्लैट वर्म्स, जहाँ पे ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था, माउथ और एनस का कॉन्सेप्ट अभी भी नहीं था, और एक ही ओपनिंग थी इंजेक्शन और इजेक्शन के लिए। फिर आया एस्केहेल्मिंथेस, एस्केरिस का परिवार। पहली बार हम लोगों ने कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम देखा फ्रॉम माउथ टू एनस। यह अलग बात है कि एस्केहेल्मिंथेस में डाइजेस्टिव सिस्टम इज पुअरली डेवलप्ड, क्योंकि इवोल्यूशन इज स्टेप वाइज ग्रेजुअल मॉडिफिकेशन, और पहली बार ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक हो जाते हैं। फिर हम लोग अर्थवर्म में आए, एनिलिडा के परिवार में, तो हम लोगों को एक नया क्राइटेरिया दिखाई दिया, दैट इज मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म देखा, वहां पे हम लोगों ने क्रॉस डबल फर्टिलाइजेशन देखा, ककून का फॉर्मेशन, सो मेनी न्यू फीचर्स वी हैव सीन इन एनिलिड्स। एंड देन आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा में बॉडी सेगमेंटेशन क्लियर हो गया, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन में, और वहां पर एंटीनी भी पाई गई आर्थ्रोपोड्स के अंदर बच्चों। कंपाउंड आई आपने देखा,
एक एक आंखों के अंदर 2-2 हजार छोटी छोटी आंखें जो कि कंपाउंड आई के रूप में नाइट रेजोल्यूशन को बढ़ा रही थी। इसके इसके बाद फिर आपने आगे आया मोलस्का, फाइलम मोलस्का देखा, जो कैलकेरियस एनिमल्स थे, उनके ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट की मेंटल या एक तो स्केलेटन देखा आपने। मस्कुलर फ्रूट्स पहली बार अराइज हुए मोलस्का फाइलम में। और उसके बाद बच्चों हम लोगों ने फाइलम इकाइनोडर्मेटा देखा, और इकाइनोडर्म्स जिनके स्किन के ऊपर कांटे भी पाए जाते थे। और इकाइनोडर्मेटा के अंदर हम लोगों ने एक नया फीचर देखा बच्चों, दैट इज वाटर वेस्कुलर सिस्टम। और वाटर वेस्कुलर सिस्टम में हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से सी वाटर इकाइनोडर्म्स के बॉडी के अंदर आते हैं माउथ से, ट्यूब फीड्स के थ्रू पांचों में चले जाते हैं, और रेस्पिरेशन, डाइजेशन, रिप्रोडक्शन, एक्सक्रीशन, हर एक फिजियोलॉजी जो स्टारफिश की थी वह कहीं न कहीं जुड़ी हुई थी वाटर वेस्कुलर सिस्टम से। तो क्या देख रहे हैं बच्चों आप, मैंने पूरी फेरा से आपको इकाइनोडर्म्स तक दिखाया। इसी तरह से अगर आप वर्टिब्रेट्स की बात करेंगे तो पीछे बोलते हैं टू चैम्बर्ड हार्ट, बोलते हैं मछलियों में यूनिडायरेक्शनल ब्लड का सर्कुलेशन क्यों होता है, तो यूनिडायरेक्शनल इसीलिए होता है क्योंकि टू चैम्बर्ड हार्ट। एम्फीबियंस में भी हम लोगों ने देखा हुआ है थ्री चैम्बर्ड हार्ट, टू आर्किल वन वेंट्रिकल। रेप्टाइल्स में भी थ्री चैम्बर्ड हार्ट, टू आर्किल वन वेंट्रिकल, बट false septum is arised between ventricles. So you can say the pseudo ventricles there are, and then apes are just evolved from reptiles. apes जो है reptiles से evolve हुए, तो apes में completely four chambered heart and they are warm blooded. इससे पहले तक पाइक्लोथर्मस थे, कोल्ड ब्लडेड थे, और जबकि apes पहले वार्म ब्लडेड एनिमल्स बने, अपने बॉडी के टेम्परेचर को अपने अकॉर्डिंग रेगुलेट कर लेने वाले, एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और फाइनली आए मैमल्स, माताएं अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, कैरेक्टर्स एकदम से एडवांस हो जाते हैं, पेरेंटल केयर दिखाई देता है, बेबी पेरेंट्स हो जाते हैं। तो तमाम फीचर्स, तमाम इवोल्यूशन यह दर्शा रहे हैं कि यह अचानक होने वाला परिवर्तन या मॉडिफिकेशन नहीं है बच्चों, बल्कि इवोल्यूशन इज स्टेप वाइज ग्रेजुअल मॉडिफिकेशन एंड कैन बी फाउंड थ्रू डिफरेंट फील्ड ऑफ साइंस। और साइंस के डिफरेंट फील्ड्स में इसको इवोल्यूशन को हम देख सकते हैं। अगर एजेज की बात करें, हर एजेज में अलग अलग चीजें हो रही हैं, तो वह भी एक तरीके से एजेज का इवोल्यूशन हो गया। रॉक्स का इवोल्यूशन देख सकते हैं हम, वाटर का इवोल्यूशन, बट हियर वी आर डिस्कसिंग अबाउट द ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, दैट इज जीवों का विकास। किस तरीके से ऑर्गेनिज्म अराइज हुए बच्चों, वो हम लोग देखने जा रहे हैं। सो माय डियर किड्स, लेट अस सी द एविडेंस फॉर ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। हियर I have written the four important evidences, which are homologous organs, analogous organs, fossils and vestigial organs. ये homologous organ और analogous organ आपको डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को दर्शाते हैं, जबकि फॉसिल्स और वेस्टिजियल ऑर्गन्स यह शो करते हैं कि evolution is stepwise gradual modification, and even the evolved organs are still associated with our body or the body of different organisms, just as the evidence of evolution and demonstrating how evolution has been done in the organism. अगर हम प्लांट्स की बात करें बच्चों, तो प्लांट्स में भी आपने देखा, लाइन से हम लोग किंगडम प्लांटिकुला पढ़ चुके हैं, तो हमें पता है कि फंजाई जहां पर एक क्लोरोफिलस थैलोफाइटा, क्लोरोफिल भी नहीं पाया जाता है, और प्लांट बॉडी इज नॉट डिफरेंशिएट, कैन नॉट बी डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स। फिर आए एल्गी, फाइकोलॉजी, और एल्गी में हम लोगों ने देखा कि एल्गी आर क्लोरोफिलस थैलोफाइट्स, क्लोरोफिल भी पाया जाता है, लेकिन प्लांट बॉडी कैन नॉट बी डिफरेंशिएटेड स्टिल इनटू रूट, स्टेम एंड लीफ। देन एम्ब्रियोफाइट्स वर अराइज्ड, ब्रायो एंड टेरिडो। ब्रायोफाइटा में हम लोगों ने देखा बच्चों कि मेन प्लांट बॉडी इज गैमेटोफिटिक, दैट इज हैप्लॉइड, रूट लाइक, स्टेम लाइक and leaf like structures are appeared in bryophytes, whereas in pteridophyta we have seen true root, true stem and true leaf, and the main plant body is sporophytic, that is diploid. And children, in pteridophytes we have seen the vascular bundles are appeared first of all, that's why pteridophytes are also known as primary vascular plants. और टेरिडोफाइट्स के बाद बच्चों हम लोगों ने जिम्नोस्पर्म पढ़ा, और जिम्नोस्पर्म्स में हम लोगों ने क्या देखा, नेकेड सीड, दैट इज सीड कोड इज एब्सेंट, सीड कोड नहीं पाया जाता है, नेकेड सीड होता है, दे आर सेड टू बेयर जिम्नोस्पर्म। भले ही वो डिप्लॉइड प्लांट है, लेकिन जिम्नोस्पर्म्स नेकेड सीड वाले हैं। और जाइलम में ट्रैकिड्स, फ्लोएम में कंपेनियन सेल,
अभी भी नहीं पाए जाते हैं। और फिर आए एंजियोस्पर्म्स। एंजियो मीन्स कवर्ड, स्पर्म मीन्स सीड, और यह कवर्ड सीड वाले आए जो कि एंजियोस्पर्म्स मोस्ट डेवलप्ड फ्लावरिंग प्लांट्स बन गए। और इनमें भी सीड कोट्स जो है पाए तो जाते हैं, लेकिन अगर कार्टिलेडोन एक है तो मोनोकाट, और दो है तो डाइकॉट। तो डाइकॉट से मोनोकाट एराइज हुए बच्चों। यहाँ पर डाइकॉट एक्स एल्बुमिनस होता है, नॉन एंडोस्पर्मस होता है, वहीं पर मोनोकाट एंडोस्पर्मस होते हैं। मोनोकाट्स का रिजर्व फूड मटेरियल उनके अंदर ही भरा होता है, एम्ब्रियो के अंदर ही, एम्ब्रियो सैक के, दैट इज रिजर्व फूड मटेरियल एंडोस्पर्म। तो आप देख रहे हैं कि मैंने प्लांट्स का भी और एनिमल्स का भी दोनों में ही इवोल्यूशन आपको दिखाया कि किस तरीके से छोटे से लेकर ऊपर तक हायरार्किकल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जैसे हम लोग पढ़ते थे, उसी तरह से अगर हम फाइलम वाइज पोरीफेरा से इकाइनोडर्मेटा तक डिस्कस करें, या पीछे एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एप्स और मैमेलिया को डिस्कस करें, या प्लांट्स में हम लोग क्रमशः फंजाई, एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो और फिर एंजियोस्पर्म को देखें, तो हमें क्रमानुसार इवोल्यूशन या मॉडिफिकेशन नजर आता है। इसीलिए इसको डिफाइन किया जाता है कि इवोल्यूशन इज स्टेप वाइज ग्रेजुअल मॉडिफिकेशन टेक्स प्लेस इन ऑर्गेनिज्म, that's why it is also known as organic evolution. So my dear kids, you are seeing here the evidences which are homologous organs, analogous organs, fossils and vestigial organs. पहले हम लोग homologous organ की अगर बात करें, homology से परिचित हैं, the organs which are similar in structure and origin but differ in their function. होमोलॉगस ऑर्गन्स ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जिनका स्ट्रक्चर और ओरिजिन तो सिमिलर होता है, लेकिन फंक्शन में डिफर करते हैं एक दूसरे से, उनको होमोलॉगस ऑर्गन्स कहते हैं। बेस्ट एग्जांपल्स आर फोर लिम्ब्स ऑफ मैन एंड हार्स। आप अगर देखें तो हमारा जो फोर लिम्ब है हार्स का जो फोर लिम्ब है वो एनाटॉमिकल स्टडी में एकदम सेम है। हमारे अंदर जिस तरीके से ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स और मेटाकार्पल्स अरेंज हैं बच्चों हाथों में फोर लिम्ब्स में, उसी तरीके से अरेंजमेंट बोन्स का जो है हार्स के भी फोर लिम्ब्स में है। लेकिन अगर आप स्ट्रक्चर और ओरिजिन को छोड़कर काम की बात करें तो हमारे फोर लिम्ब्स भोजन करने के काम में आते हैं, खाना खाने के काम में आते हैं, और जबकि हार्स के फोर लिम्ब्स रनिंग के काम में आते हैं, दौड़ने के काम में आते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर फंक्शन बदल गया, स्ट्रक्चर और ओरिजिन तो सेम है, दोनों में ही ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स और मेटाकार्पल्स का अरेंजमेंट सिमिलर है, लेकिन कहीं न कहीं फंक्शंस आर टोटली डिफरेंट। तो such organs are said to be as homologous organs. And second you are seeing here analogous organ. तो अगर हम एनालॉगी की बात करें बच्चों तो यहाँ पर एकदम उल्टा हो जाएगा homologous organs का। अब analogous organs are the organs which are differ in structure and origin but their function are same. उल्टा हो गया, इस बार स्ट्रक्चर और ओरिजिन में अलग है लेकिन फंक्शन सेम है बच्चों, तब उनको कहा जाएगा एनालॉगस ऑर्गन्स। एंड बेस्ट एग्जांपल्स आर the wings of birds and insects. आप अच्छी तरह से जानते हैं कि इंसेक्ट्स आर्थ्रोपोड्स होते हैं, उनके अंदर तीन जोड़ी पैर अलग से पाया जाता है, एंड विंग्स आर सेपरेटली अराइज्ड, विंग्स अलग से अराइज्ड होते हैं। और जबकि बर्ड्स में आपको अच्छी तरह से पता है कि फोर लिम्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स, आगे वाले दोनों पैर ही विंग्स में मॉडिफाइड हो जाते हैं। तो आप जान रहे हैं कि इंसेक्ट में विंग्स अलग से बन रहे हैं, उनका अरेंजमेंट है, और जबकि बर्ड्स में फोर लिम्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स बट द फंक्शन ऑफ बोथ आर हेल्पिंग इन द फ्लाइटिंग मैकेनिज्म। उड़ने में ही मदद करना दोनों का ही काम है। इसीलिए कहा जाता है कि स्ट्रक्चर और ओरिजिन में अगर डिफरेंट हो लेकिन फंक्शन सेम हो तो इनको कहते हैं एनालॉगस ऑर्गन, और यह बच्चों कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को शो करता है। तो आपने देखा कि होमोलॉगस ऑर्गन डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को, और जबकि एनालॉगस ऑर्गन कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को शो करता है। आइए पहले इन दोनों के डेफिनेशन को देखा जाए। देखिए, एनालॉगस ऑर्गन्स आर दोज व्हिच आर फंक्शनली सिमिलर। एनालॉगस ऑर्गन फंक्शनली सिमिलर होते हैं, स्ट्रक्चर और फंक्शन के आधार पर डिफर, स्ट्रक्चर और ओरिजिन के आधार पर डिफर, सॉरी, फंक्शन तो सिमिलर होगा, स्ट्रक्चर और ओरिजिन अलग अलग होगा। अभी हम लोगों ने इंसेक्ट के विंग्स को भी देखा और बर्ड्स के विंग्स को भी देखा, और ये एनालॉगस ऑर्गन्स जो है एक कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को शो कर रहे हैं क्योंकि फंक्शन सेम है। और जबकि देखिए यहाँ होमोलॉगस ऑर्गन एक्सप्लेन डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, होमोलॉगस ऑर्गन डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को इसलिए दर्शा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर स्ट्रक्चर और ओरिजिन सेम है लेकिन फंक्शन अलग अलग है। हम लोगों ने मैन और हॉर्स के फोर लिम्स को देखा, तो यहाँ लेट अस सी द डेफिनेशन। एनालॉगस ऑर्गन्स, these are structures that have similar function
and appearance but have different biological makeup. ध्यान दीजिएगा. This is a proof for evolution that unrelated species, when forced to live in similar condition, adapted to this but differently. Example: body shape, size and color in sharks and dolphins. देखिए एक एग्जांपल और यहाँ पर मैंने लिया है बच्चों. बॉडी शेप, साइज और कलर शार्क और डॉल्फिन्स के सेम होने की वजह से, सॉरी, अलग होने की वजह से यह कहे जाते हैं एनालॉगस ऑर्गन. लेकिन इनका काम है स्ट्रीमलाइन मेंटेन करना, कहीं न कहीं बुओयंसी मेंटेन करना वाटर करंट के अंदर. और इसी तरह से होमोलॉगस ऑर्गन में आप देख रहे हैं, दीज आर द स्ट्रक्चर्स विथ सिमिलर बायोलॉजिकल मेकअप. इनका स्ट्रक्चर और ओरिजिन सेम है बट डिफरेंट फंक्शन. लेकिन इस बार बायोलॉजिकल मेकअप सेम होने के बावजूद भी डिफरेंट इन फंक्शन. यहाँ पर फंक्शन अलग अलग हो जाएगा होमोलॉगस ऑर्गन्स में. और दिस सपोर्ट इवोल्यूशन that related species when exposed to different environment adapted accordingly. Example: wings of birds and bats. यहाँ पर ये wings of birds and bat देखकर आप कंफ्यूज मत हो जाएगा wings of insect and bird वाले से, क्योंकि wings of insect and bird जो था वो एनालॉगी था, एनालॉगस का एग्जाम्पल था. और जबकि यहाँ पर देख रहे हैं कि स्ट्रक्चर और ओरिजिन में सेम होने के बाद भी यहाँ पर बर्ड्स के विंग्स का काम अलग हो जाता है, बैट्स के विंग्स का काम अलग हो जाता है बच्चों. सो इन दिस वे माय डियर किड्स, वी हैव सीन द वेरियस क्राइटेरिया. एंड क्या क्या देखा था हम लोगों ने? homologous organ, analogous organ. Now fossils and vestigial organs. First of all, we shall discuss about fossils. Children, fossils are the preserved dead remains and imprints of extinct organism. पूरे परिभाषा को जो मैं बोल रहा हूँ बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ सुनिएगा आप. Fossils are the preserved dead remains and imprints of the extinct organism. यानी जो एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म हो चुके हैं उनके डेड रिमेन्स को, उनके इम्प्रिंट्स को, चिन्ह या निशानी को अगर प्रिजर्व किया जाता है, रखा जाता है, तो दैट इज फॉसिल फॉर द स्टडी ऑफ इवोल्यूशन. आप आर्कियोप्टेरिक्स के फॉसिल को के बारे में पढ़े हुए हैं. आर्कियोप्टेरिक्स दैट शो दैट द एप्स आर इवॉल्व फ्रॉम द रेप्टाइल्स. क्योंकि आर्कियोप्टेरिक्स के अंदर रेप्टाइल्स और एप्स दोनों के कैरेक्टर पाए जाते हैं. टूथ भी पाया जाता है, बीक भी पाया जाता है, स्केल्स भी पाए जाते हैं, फेदर्स भी पाए जाते हैं. चोंच और दांतों दोनों का पाया जाना और फेदर स्केल्स का पाया जाना यह शो करता है कि एप्स आर ओरिजिनेटेड इवॉल्व्ड फ्रॉम रेप्टाइल्स एंड दैट इज डेमोंस्ट्रेटेड थ्रू आर्कियोप्टेरिक्स, द फॉसिल्स, द प्रिजर्व्ड फॉसिल्स ऑफ आर्कियोप्टेरिक्स. तो बच्चों फॉसिल क्या हुआ? फॉसिल जो एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म हो चुके हैं, जो अब दुनिया में नहीं पाए जाते हैं, उनका कोई भी डेड रिमेन या कोई भी इम्प्रिंट्स अगर हम प्रिजर्व करके रखे हुए हैं तो दैट इज फॉसिल. अगर डायनासोर एक्सटिंक्ट हो चुका है, अगर डायनासोर का कोई फोटोग्राफ भी हमारे पास है, दैट इज फॉसिल. अंडा है, दैट इज फॉसिल. डायनासोर का एग, डायनासोर का फोटोग्राफ, डोडो पक्षी के पैरों का निशान भी अगर है बच्चों, तो उस पैरों के निशान को भी हम लोग क्या बोलेंगे? फॉसिल्स. Because fossils are the preserved dead remains and imprints of the extinct organism. और स्टडी ऑफ फॉसिल को फॉसिलाइजेशन कहते हैं बच्चों. फॉसिल्स के स्टडी से हमें तमाम इवोल्यूशन की जानकारी मिलती है. और चौथे नंबर पे आप देख रहे हैं यहाँ पर वेस्टिजियल ऑर्गन्स, अवशेषीय अंग. देयर आर सर्टेन ऑर्गन्स एसोसिएटेड विथ आवर बॉडी व्हिच वर फंक्शनल इन अर्ली मैन. जो अर्ली मैन में तो फंक्शनल थे, लेकिन हम लोगों के अंदर फंक्शनल नहीं है, मॉडर्न मैन के अंदर बस पड़े हुए हैं एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन के रूप में. कुछ मैं एग्जांपल्स बताता हूँ जिससे आप और बेहतर समझ सकें वेस्टिजियल ऑर्गन्स को. लाइक हेयर्स ऑन द चेस्ट ऑफ मेल्स, मेल्स के चेस्ट पर हेयर्स. ईयर पिन्ना का मसल हमारे ईयर पिन्ना का जो कि बैलेंसिंग पार्ट था, बाद में इवोल्यूशन हुआ, हमारे इनर ईयर में यूस्टेकियन ट्यूब बन गया. 11th क्लास में पढ़े हैं आप. और यूस्टेकियन ट्यूब बनने के बाद इन मसल्स ऑफ ईयर पिन्ना का काम खत्म हो गया. यह जो है एविडेंस ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के रूप में हमारे बॉडी से एसोसिएटेड है बच्चों. सिमिलरली अपेंडिक्स, हमारे लार्ज इंटेस्टाइन से लटका हुआ है अपेंडिक्स. अर्ली मैन जब हम कच्चे मांस को खा जाते थे, हमें फायर की जानकारी नहीं थी, उस समय अपेंडिक्स से भी डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट होता था. और बाद में हम पके पकाए मांस को खाने लगे और अपेंडिक्स का काम खत्म हो गया. आप जानते भी होंगे कभी कभी अनफॉर्चुनेटली अमरूद या टमाटर का बिया फंस जाता है अपेंडिक्स में, या वैसे भी अपेंडिक्स की साइज बढ़ने लगती है, पेट में हमेशा दर्द रहता है
और डॉक्टर्स बताते हैं कि अपेंडिसाइटिस हो गया है। अपेंडिसाइटिस के केस में अपेंडिक्स को काट के निकाल दिया जाता है बच्चों, क्योंकि आप देख रहे हैं यह एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। और हमारे आंखों में जो निक्टिएटिंग मेम्ब्रेन है, निक्टिएटिंग मेम्ब्रेन इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ vestigial organ. So you are seeing here that the hairs on the chest of males, nictitating membrane, muscles of ear pinna, appendix और टेल, जो हमारा बैकबोन जहाँ खत्म हो रहा है उस पोर्शन पे जो उबड़ा हुआ पार्ट रहता है, कभी कभी टेल, तो यह सब चीजें वेस्टिजियल ऑर्गन्स हैं जो अर्ली मैन में तो फंक्शनल थी, लेकिन हमारे बॉडी के अंदर भी पड़ी हुई हैं एज अ एविडेंस ऑफ evolution. So my dear kids, we have seen the various evidences of evolution, which are homologous organ showing divergent evolution, analogous organ showing convergent evolution, fossils which are the preserved dead remains or imprints of the extinct organism, and the vestigial organs which are the organs associated with our body or the body of different animals. But in earlier time, these organs were functional. But in this time, modern age, these organs are associated with body in rudimentary, in functionless condition, just as evidence of evolution. So, my dear kids, in this way, we have started the new chapter evolution today and discussed the Miller experiment and other theories of origin of life. And then we have seen various evidences of evolution. In the next class, children, we shall discuss about the evolutionary theories such as Lamarckism and Darwinism, and about the another theories related to evolution such as Hardy-Weinberg principle and adaptive radiation. Now, thank you very much.